हेलो स्टूडेंट, सो वेलकम टू दिस वीडियो। सो मैंने क्या डिसाइड किया, जो हमारी लास्ट वीडियो थी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की, सो दिस इज़ गोइंग टू बी द पार्ट 2। अब मैंने डिसाइड किया है कि जो मैं वीडियोस बनाऊंगा दैट वुड बी ऑफ हाफ एन आवर, इससे लंबी नहीं करूंगा जो एक एक घंटे के अभी तक बनती थी। अब मैं डिवाइडेड पार्ट्स में डालूंगा, हाफ एन आवर में एक पार्ट एंड हाफ एन आवर में अदर पार्ट। सो अब हम बाकी का चैप्टर यहाँ पे पढ़ेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। थैंक यू, बाय। प्रॉब्लम्स है, हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, राइजिंग इन द पॉपुलेशन। पहली बात, जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अभी ये क्या दिक्कत है? This is because of the reduce of the per head availability of the existing facilities relating to the houses, sanitation, drainage, water वगैरह, हॉस्पिटल एक्सेट्रा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। टेक एन एग्जांपल कि एक गांव में 20 लोग होते हैं और 20 लोगों के लिए एक डिस्पेंसरी बनी है। डिस्पेंसरी क्या होता है? एक 4 कमरे का हॉस्पिटल, बहुत सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, एक बहुत बेसिक, बहुत ही ज़्यादा बेसिक हॉस्पिटल। ठीक है, तो 20 लोगों के लिए एक डिस्पेंसरी बनी है। जस्ट टेक एन एग्जांपल, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है उस गांव की, 20 से वो 100 हो जाता है। अब इस डिस्पेंसरी पे तो प्रेशर पड़ गया ना। ठीक है, मतलब ये डिस्पेंसरी बनी थी 20 लोगों के लिए और अब 100 लोग हो गए, तो इस डिस्पेंसरी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ गया। नाउ ये पॉइंट वही है, दिस इज बिकॉज द रिड्यूस इट रिड्यूसेस द पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज रिलेटिंग टू द हाउसेज, सैनिटेशन, ड्रेनेज, वही बात। ठीक है, इट रिड्यूसेस द क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब भाई, अब बहुत सारे लोग हो गए इस गांव में, 20 से बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो भाई अब इस डिस्पेंसरी पे जब प्रेशर पड़ेगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, मतलब जस्ट टेक एन एग्जांपल, अब 20 से वो 100 लोग हो गए। अब पहले क्या होता था, जिस 5 लोग बीमार हो रहे तो बड़ी बढ़िया डिस्पेंसरी काम करे। अब भाई 50 लोग बीमार हो गए, ये छोटी सी डिस्पेंसरी क्या कर पाएगी? उसका तो लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ तो ख़राब हो गई। क्योंकि अब देखो, एक ही डिस्पेंसरी है पूरे गाँव के लिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ही एग्जांपल दिया मैंने आपको। ब्रेन ड्रेन, व्हाट इज ब्रेन ड्रेन? पहले तो डेफिनेशन देखो। ठीक है, माइग्रेशन ऑफ पर्सन हु आर, ये ज़रूर लिखना है ब्रैकेट में, लोग इग्नोर कर देते हैं इसको, हु आर बॉर्न, एजुकेटेड एंड ट्रेंड इन इंडिया। जैसे सुंदर पिचाई, ठीक है, वो पैदा यहीं हुए, एजुकेशन उन्होंने इसी देश में ली, जो उनकी ट्रेनिंग हुई, जो आईआईटी में उनकी जो ट्रेनिंग हुई वो भी इंडिया में ही हुई। टू डेवलप माइग्रेशन ऑफ द पर्सन टू द डेवलप्ड कंट्रीज इन इज़ अ सीरियस थ्रेट टू द, हाँ ठीक है। पहली बात तो वो ब्रेन ड्रेन क्या होता है? जब स्किल्ड लोग हमारे देश से फॉरेन की कंट्री में जाते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे पैदा होते हैं, एजुकेटेड होते हैं, ट्रेंड भी इंडिया में होते हैं, बट वो फॉरेन कंट्री में जाते हैं। जैसे कि जस्ट टेक एन एग्जांपल, सुंदर पिचाई। जो ये प्रोसेस हुआ उसे कहा जाता है ब्रेन ड्रेन। ठीक है, अब ये क्या चीज़, मतलब इसका क्या इफेक्ट है? इट इज़ अ सीरियस थ्रेट टू द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन अ कंट्री। भाई पहले तो कंट्री ह्यूमन कैपिटल फॉर्म कर रही है। ठीक है, पहली बात तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्म कैसे कर रही है? एजुकेशन, हेल्थ, ऑन जॉब ट्रेनिंग, ये वो सो दे के, और एंड में जाके जो आपका ह्यूमन कैपिटल बनता है वो फिर किसी और कंट्री में चले जाता है। नाउ दैट इज कॉल्ड ब्रेन ड्रेन, और दिस इज द थ्रेट। ठीक है, हाई कैलिबर पीपल सच एज द साइंटिस्ट, एडमिनिस्ट्रेटर्स, एग्जीक्यूटिव्स, इंजीनियर्स, ये सारे लोग दूसरी कंट्री में चले जाते हैं। ओके ओके, मैंने पहली बात ना, जो मेरा सीक्वेंस है उसके साथ याद चले हम लोग। फर्स्ट हमारा पॉइंट ये था, सेकंड ये है, और थर्ड मैं जाऊंगा इस पॉइंट पे। ठीक है, लो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स। हम लोग क्या कर रहे हैं? मैंने जो अभी एग्जांपल दिया, हमारी कंट्री में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ बन चुके हैं, बट अनमाइंडफुल ऑफ देयर एकेडमिक स्टैंडर्ड्स। उनके स्टैंडर्ड्स, एकेडमिक स्टैंडर्ड्स अच्छे नहीं है, पर यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा बना दी है हमारी कंट्री में। ठीक है, जो कि इतनी अच्छी चीज़ नहीं है। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? हाफ बेक्ड पीपल उस यूनिवर्सिटी से बनते हैं। ठीक है, वेट, इन केस ऑफ द, पहले ना अब हम इसको भी पढ़ेंगे, व्हाट इज दिस ग्लिच। ओके, नाउ इट्स गुड। इन केस ऑफ द फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन, द चेंज कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ यूनिट। अब हमें पता है कि हमारे देश में पहले 10 मशीन्स थी, अब हमारे देश में 10,000 मशीन्स हो चुकी है। तो फिजिकल कैपिटल को मेजर करना बहुत आसान है। वेयर एज, वही बात जो मैंने आपको पीछे बताई ना, ये वाला जो टॉपिक था यहाँ पे, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ये वही रिपीट हुआ है यहाँ पे। This is because a large number of the factors that impact the productivity of the human resource are non-qualifiable. जो human productive, जो factors that impact the productivity of the human being, जो productivity human beings की जो productivity बताते हैं ना, वो नॉन क्वालिफाइबल होता है। भाई देखो, ऐसा ना, आप सोच रहे होगे कि भाई एग्ज़ाम तो ले रहे हो, एग्ज़ाम के बेसिस पे परसेंटेज भी तो बन रही है। आपने कई सारी वीडियोस देखी होगी, वो पता नहीं कहाँ के बच्चे होते हैं, फ़ोन से देख के चीटिंग करके एग्ज़ाम लिख रहे होते हैं ना। अब मुझे बताओ, यहाँ पे जब चीटिंग हो रही है तो हमें क्या एग्जैक्ट, मतलब एक एग्जैक्ट पता लगेगा कि ह्यूमन, जो बच्चे ने एग्ज़ाम दिया है, वो उसकी अपनी स्किल्स है या अपने दिमाग है जिससे उसने एग्ज़ाम दिया, कि वो चीटेड है? ठीक है, मतलब मेजर करना काफ़ी टफ हो जाता है। ठीक है, और कई बार ऐसा भी होता है कि कई बच्चे क्या होते हैं कि वो साइंस मैथ में इतने अच्छे नहीं होते, वरस वो दूसरी फील्ड में बहुत एक्सेल कर जाते हैं, जैसे कि सिंगिंग, डांसिंग एंड अदर फील्ड्स। ठीक है, ओके, ये होगा।
Second is further, it is difficult to identify the suitable scale for measuring the human capital formation. Human capital formation को ढूंढने के लिए एक जो मेजरिंग स्केल है, एक सूटेबल स्केल है, वो भी नहीं मिल पाता है कई बार। मैंने वही कहा ना कि आप एक बच्चे को साइंस, मैथ, एसएसटी इन सब्जेक्ट्स के बेसिस पे थोड़ी देख पाते हो भाई। जस्ट टेक एन एग्जांपल, एक बंदा उसकी क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, उसको आप ज़बरदस्ती मैथ पढ़ा रहे हो भाई, उसे एक्सेल करने तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग जैसी फील्ड्स में, ठीक है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि कोर्स वाले ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह इन द सेंस ऑफ अ फ्रीलांसिंग और अ स्किल एक्वायरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ, ठीक है। ओके, ये लो एकेडमिक स्टैंडर्ड हो गया। फोर्थ पॉइंट, ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ द मैन पावर प्लानिंग, ठीक है। Okay, not enough efforts have been made to maintain the demand and supply balance of the ever rising labor force. हमारी जो गवर्नमेंट है उसने उतने एफर्ट्स नहीं किए जो डिमांड और सप्लाई को बैलेंस करने के लिए ऑफ द लेबर फोर्स। भाई देखो, ऐसा है, हमारी कंट्री में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है, और ये ऐसा हो गया कि एक जगह पे बहुत ज़्यादा लोग हो गए, दूसरी जगह पे कम लोग हैं। तो अब जो ये डिमांड और सप्लाई का डेफिशिएंसी हो गया ना, जस्ट टेक एन एग्जांपल, हिमाचल है, हिमाचल में वुड वर्कर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। वेयर एज जो बिहार है, बिहार में बहुत सारे वो है, आई मीन जो वुड क्राफ्टिंग वगैरह करता है। तो जो एक सप्लाई, डिमांड और सप्लाई, यहाँ पे सप्लाई बहुत ज़्यादा रहेगी, हिमाचल में डिमांड बहुत कम होगी इन लोगों की। मतलब हिमाचल में डिमांड बहुत ज़्यादा है इन लोगों की और सप्लाई कम है, वेरस बिहार में डिमांड कम है पर सप्लाई बहुत ज़्यादा है। तो ये काम गवर्नमेंट नहीं कर पाई ताकि एक बैलेंस लाने में कि यहाँ के वर्कर उधर ले जाओ और यहाँ वहाँ की डिमांड पूरी कर दो और समथिंग लाइक दिस। तो मतलब गवर्नमेंट ने इन चीज़ों में ज़्यादा एफर्ट नहीं दिया, ठीक है। As a result, India is facing an explosive problem of related to graduate and unemployment. अनएम्प्लॉयमेंट, वही बात है, देखो हमारी कंट्री में इंजीनियर बहुत ज़्यादा हो गए। एक और चीज़ आपने देखी होगी कि आफ्टर आफ्टर दिस 1991, जब जैसे लिबरलाइजेशन हुई ना, उसके बाद से सारे बच्चे जितने भी थे वो सारे इंजीनियरिंग करने लग गए। इनिशियली सबको जॉब्स मिली, बट एट द एंड जो अब का टाइम आया तो वहाँ पे इंजीनियर्स को जॉब मिलनी काफ़ी टफ हो गई। मतलब कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। टफ ये नहीं बोल रहा कि अब मिल नहीं रही है, बट जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। लास्टली, इनएफिशिएंट ऑन द जॉब ट्रेनिंग इन द प्राइमरी सेक्टर। भाई देखो ऐसा है, फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रीकल्चर इज़ द बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इट हैज़ नॉट रिसीव्ड ड्यू अटेंशन इन द एरियाज ऑफ प्रोफेशनल स्किल्स। भाई प्राइमरी जो हमारा सेक्टर है वहाँ पे जो स्किल्ड ट्रेनिंग वगैरह थी वो ज़्यादा अच्छे से नहीं इम्प्लीमेंट की गई, उसी के बारे में यहाँ पे बोला है। अकॉर्डिंगली देर इज सीरियस डेफिशिएंसी ऑफ द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन द प्राइमरी सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी। सॉरी, ये तो मैं भूल गया, ठीक है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग्स, मतलब फार्मर्स, हर गांव जाके कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती है फार्मर्स को कि कौन सी पेस्टिसाइड अच्छा है, कौन सा फर्टिलाइज़र अच्छा है, ये चीज़ नहीं दी जाती है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, डेफिशिएंसी ऑफ द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन द प्राइमरी सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू दिस। अब इससे क्या हुआ, जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन था, जो रूरल एरियाज़ में जो फार्मर है, जब उसे बताया जाता कि भाई ये वाला फर्टिलाइज़र अगर आप यूज़ करते तो आपकी आपकी फसल और ज़्यादा होती, तो मतलब इसका मतलब क्या हो रहा है, उसकी प्रोडक्टिविटी और बढ़ जाती है उसके फार्म की। ये चीज़ नहीं की जा रही है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हमारी कंट्री में नहीं, मतलब प्राइमरी सेक्टर में ना के बराबर हो रहा है, ठीक है। ओके, एजुकेशन एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब हम एजुकेशन की बात करेंगे, ठीक है। एजुकेशन इम्प्लाइज द प्रोसेस ऑफ टीचिंग। पहले बताओ एजुकेशन डेफिनेशन, देखो इंपॉर्टेंट नहीं है बट चलो याद कर लो, ठीक है, मैं पढ़ा लेता हूँ, ठीक है। एजुकेशन इम्प्लाइज द प्रोसेस ऑफ टीचिंग, ट्रेनिंग एंड लर्निंग। ये तीन वर्ड्स याद कर लो। इट इम्प्रूव्स द नॉलेज एंड डेवलप्स स्किल्स। ये तो अच्छा पॉइंट है, इसे याद कर लेना। इट इम्प्रूव्स नॉलेज एंड डेवलप्स द स्किल्स। ओके, कहाँ गया, अरे ओके। एजुकेशन इज़ द अंडर करंट ऑफ द इकोनॉमिक एंड सोशल चेंजेस, ठीक है। और यू कैन से एजुकेशन लीड्स टू इकोनॉमिक एंड सोशल चेंजेस, ठीक है। सोसाइटी और इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा चेंज होता है जब आपकी पॉपुलेशन एजुकेटेड होती है, मतलब पॉजिटिवली, ठीक है। थर्ड पॉइंट, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2000 बेली। अब देखो 74, ये 0.74.04 नहीं पूछते कहीं पे, बस एक आप वेग याद रखो कि 74% पॉपुलेशन हमारी कंट्री में लिटरेट है, मतलब 74% पॉपुलेशन हमारी कंट्री में पढ़ और लिख सकती है, ओके। अगेंस्ट द 90 to 95% लिटरेसी इन द डेवलप्ड कंट्रीज। और यूजुअली जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ पे 90 से 95% ऑफ द पॉपुलेशन पढ़ लिख सकती है, वेराज इन इंडिया भी वो 74% है। वो नंबर है वही चीज़, 74 इन इंडिया, वेराज इन वेस्टर्न कंट्रीज इट इज़ 90 to 95%। एजुकेशन एंड लिटरेसी आर नॉट आइडेंटिकल टर्म्स। एजुकेशन और लिटरेसी में क्या फ़र्क है मैं आपको बताता हूँ, इसको आप बाद में आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। अब जो एजुकेशन है ना वो बहुत बड़ा, पहले लिटरेसी करते चलो। जो लिटरेसी है वो बहुत ज़्यादा नैरो कॉन्सेप्ट है। लिटरेसी क्या होता है, एक आदमी पढ़ और लिख सकता है वो आदमी लिटरेट होता है। मैं नहीं कहता कि उस बंदे को
tan थीटा cos थीटा वो ट्रिग्नोमेट्री आती है। मैं नहीं कहता उस आदमी को इकोनॉमिक्स आती है, मैं नहीं कहता कि वो उस आदमी को SST अच्छे से आती है, हिस्ट्री आती है, मैं नहीं बोल रहा ये सब कुछ चीज़ें। मैं बस ये बोल रहा हूँ वो आदमी सिर्फ पढ़ लेता है और वो लिख भी लेता है बस। अगर किसी आदमी के अंदर इतना बेसिक स्किल है उसे कहते हैं लिटरेट पर्सन। वेर एज जो एजुकेशन है वो बहुत ही हायर टर्म है, ठीक है। अगर लिटरेसी यहाँ है तो एजुकेशन यहाँ है, ठीक है। अब हम बात करेंगे एजुकेशन ऑन द अदर हैंड इनकम्पैसेस थ्री पैरामीटर्स। एजुकेशन में थ्री पैरामीटर्स है, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। और टर्शरी को और कहते हैं हायर एजुकेशन, ठीक है। प्राइमरी एजुकेशन क्या होती है, नर्सरी वगैरह। उसके बाद क्या होती है सेकेंडरी एजुकेशन, थर्ड क्या होती है टर्शरी और हायर एजुकेशन एंड ऑल, ठीक है। While all the educated people are literate, all the literate people are not necessarily educated। ये चंदू के चाचा ने क्या चटनी चटाई वाला सीन हो गया, आपको समझ ही नहीं आया क्या लिखा है यहाँ पे, ठीक है। मैं बताता हूँ जितने भी सारे एजुकेटेड पीपल हैं, मान लो यू आर एजुकेटेड, आप 12th तक आपने सब कुछ बहुत कुछ पढ़ा है, अब आप कॉलेज में जा रहे हो, सो यू आर एजुकेटेड, ठीक है। तो आप लिटरेट भी हो। मान लो सबसे पहले आपने नर्सरी KG फर्स्ट सेकंड में आपने पढ़ना ही तो सीखा, ठीक है ना। मतलब आप लिटरेट तो ऑलरेडी हो, और एजुकेशन फिर एजुकेटेड अब आप हो चुके हो। वेर एज ऑल लिटरेट पीपल आर नॉट नेसेसरली एजुकेटेड। अब जो आदमी पढ़ लिख सकता है वो ज़रूरी नहीं है कि वो उसने उसने प्रॉपर वो किया है, कॉलेज किया है, +1 +2 पढ़ा है। वो लिटरेट पीपल इज़ जस्ट वो आदमी जो पढ़ लिख सकता है। वो ज़रूरी नहीं है कि उसको हायर एजुकेशन आती है। मैंने वही बात है ना, उसको नहीं पता कि उसने हिस्ट्री पढ़ी है, उसको हिस्ट्री के बारे में नहीं पता होगा, ये इन चीज़ों के बारे में हमें नहीं पता। लिटरेसी इज़ जस्ट पढ़ना लिखना, वेरएस एजुकेशन इज़ पढ़ना लिखना इंक्लूडिंग बहुत सारे एजुकेशन की फील्ड के नॉलेज एंड ऑल। लाइक हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो ये भी एक एजुकेशन। यू विल ऑल्सो बी कॉल्ड एजुकेटेड जब आप M.Com करोगे, B.Com करोगे। इवन इफ़ यू आर 12th यू विल स्टिल बी कॉल्ड एज एजुकेटेड पर्सन। 10th का पढ़ा हुआ आदमी भी वुड बी कॉल्ड एज एजुकेटेड पर्सन। बस वो आदमी नहीं होगा जिस आदमी को सिर्फ बेरली पढ़ना लिखना आता है, बस सिर्फ पढ़ना लिखना और कुछ नहीं, और मतलब पर्टिकुलर किसी भी फील्ड की उसे उतनी नॉलेज नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, वैसे मैंने देखा नहीं इसके ऊपर क्वेश्चन, बट फिर भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। अब मैं आपको कहूँ इसकी क्या इंपॉर्टेंस है इस टॉपिक की। दिस इज़ समथिंग लाइक, होता नहीं है कि गार्निशिंग होती है खाने के ऊपर, मतलब डिशेस के ऊपर जो वो धनिया डालते हैं छोटे, उसकी जो गार्निशिंग होती है, दिस टॉपिक इज़ लाइक दैट। मतलब जो ये पॉइंट्स हैं ना आपकी, ये कहीं पे भी यूज़ हो सकता है। तो आई वुड से कि इसके आप करीब मैं आपको 6 पॉइंट याद करवा दूंगा और बहुत ईजिली याद हो जाएंगे। एजुकेशन प्रोड्यूसेस द रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। पहली बात तो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बनेंगे। सेकेंडली पॉपुलेशन कंट्रोल जितने जो सारे रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स है दे विल ऑल्सो लीड टू द पॉपुलेशन कंट्रोल, ठीक है। थर्ड पॉइंट, इट डेवलप्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी। पढ़ा लिखा आदमी साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड में भी आगे जाएगा और उसको भी डेवलप करेगा, ठीक है। थर्ड इज़ द क्वालिटी ऑफ लाइफ। जिस बंदे को पढ़ना लिखना आता है तो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ तो अच्छी होगी भाई, वो साइन बोर्ड्स पढ़ेगा, वो बस वगैरह पढ़ेगा, नंबर पढ़ सब, मतलब बहुत सारे एडवांटेजेस है, ठीक है। इट एक्सपैंड्स द मेंटल हॉराइजन ऑफ अ पीपल। अब देखो अगर आप अनएजुकेटेड नहीं हो तो आपका दिमाग छोटी से छोटी चीज़ों में ही लगेगा कि शर्मा जी ने ये लाया, आप झगड़ा कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर, एग्जाम्पल दिया मैंने, ठीक है, सीरियसली नहीं लेना। मतलब आप छोटी से छोटी चीज़ों में लगा होगा। अब इफ़ यू वुड बी एजुकेटेड, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, अगर आप ह्यूमैनिटीज़ पढ़े हो तो आपको पॉलिटिकल सिनेरियोज़ के बारे में पता होगा कि आज के टाइम पे क्या पॉलिटिक्स में चल रहा है, आज क्या हो रहा है, क्या इन्वेंट हो रही है। अगर आप साइंस में की फील्ड में हो तो आपको पता होगा कि क्या इन्वेंशन हो रही है, क्या नए डिवाइसेज आए। अब बिजनेस की फील्ड में हो, आपको मतलब आप जैसे कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो, आप लोगों को पता होगा कि स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, मतलब लाइक दैट मेंटल हॉराइजन आपको बहुत बड़ा बड़ा बढ़ चुका होगा। इट हेल्प्स इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बहुत बेसिक पॉइंट। एजुकेटेड बंदा, देखो एजुकेशन और एजुकेटेड बंदा एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ कंट्रीब्यूट करता है, बहुत बेसिक पॉइंट, ठीक है। नीड ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन एजुकेशन एंड हेल्थ। भाई देखो गवर्नमेंट क्यों आई एजुकेशन और हेल्थ की फील्ड में, क्या ऐसे रीजंस रहे, ठीक है। फर्स्ट क्या रीज़न रहा होगा कि जो एजुकेशन और हेल्थ की फील्ड है इसमें बहुत ज़्यादा ह्यूज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। और ह्यूज इन्वेस्टमेंट कैसे, वेरी हाई फिक्स्ड एक्सपेंडिचर, मतलब बहुत ज़्यादा फिक्स्ड एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। तो उस वजह से, और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, इस वजह से गवर्नमेंट को उस चीज़ में आना पड़ा। देखो जो प्राइवेट सेक्टर, भाई प्राइवेट सेक्टर थोड़ी हर गांव में स्कूल खोलेगा, ठीक है। उसको क्या बेनिफिट है भाई, 4 बच्चे आ रहे हैं वो जंगल के बीच में, वो क्यों स्कूल खोलेगा, ठीक है, कोई फीस आनी ही नहीं है। इस वजह से गवर्नमेंट को ही इस चीज़ में आना पड़ा, ठीक है। मतलब और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है इसलिए, और प्राइवेट सेक्टर इतनी इन्वेस्टमेंट करता नहीं, इतनी ह्यूज स्केल में इन्वेस्टमेंट कभी करेगा नहीं, ठीक है। नॉन प्रॉफिट। अब देखो जो गांव के स्कूल होते हैं, जो स्कूल्स होते हैं, नहीं जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा फीस नहीं होती, वहाँ की फ़ीस मिनिमल होती है, काफ़ी कम होती है। और मैटर ऑफ फैक्ट इट इज़ समथिंग अबाउट 100 रुपये या
150 भी नहीं होती, बहुत ज़्यादा कम फीस होती है स्कूल की सी। तो प्रॉफिट कुछ नहीं है, तो प्राइवेट सेक्टर क्यों ही इन्वॉल्व होगा जब उसे पता है कि कोई प्रॉफिट नहीं होने। बिजनेसमैन क्यों कोई स्कूल खोलेगा अगर उसे पता है कि एक बच्चे से 100 रुपये आना है, ठीक है। ओके, अफोर्डेबल। अब देखो हमारी कंट्री में ना पुअर पॉपुलेशन बहुत है, रूरल एरियाज़ तक कैसे हम एजुकेशन पहुंचा सके एट अ अफोर्डेबल रेट, तो उसके लिए गवर्नमेंट सेक्टर को आना पड़ा, ठीक है। चीप एजुकेशन पहुंचानी है तब, ठीक है, क्वालिटी। अब देखो प्राइवेट सेक्टर, मान लो ज़बरदस्ती तुमने खींच के ला लिया प्राइवेट सेक्टर को और बोला तुम स्कूल खोलो गाँव में। अब भाई वो ज़रूरी थोड़ी है कि कोई क्वालिटी प्रोवाइड करेगा, वो तो बस ऐसे ही होगा, फॉर्मेलिटी जैसी कर लेगा, कोई भी चपड़ासी बिठा देगा, बोला हाँ ये पढ़ाएगा बच्चों को, ये करेगा प्राइवेट सेक्टर। तो एक जो एडुकेट और प्रॉपर क्वालिटी देनी थी, इसके लिए गवर्नमेंट को आना पड़ा एजुकेशन सेक्टर में, ठीक है। अब आप बात करोगे कि भाई क्वालिटी तो है नहीं, गवर्नमेंट स्कूल्स इतने अच्छे होते नहीं हैं। दैट्स अ कंट्रोवर्शियल टॉपिक, और ये अगर इसके बारे में बात करने लगा तो वीडियो और लंबी हो जाएगी, तो उसके ऊपर हम अभी बात नहीं करेंगे। बट जो हमारी बुक में लिखेगा हम अभी उसके हिसाब से जाएंगे, ठीक है। अ नोट ऑफ कॉशन, हमारे यहाँ पे क्या होता है ना, जो हमारा एलिमेंट्री जो एजुकेशन है वहाँ पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है। मतलब जो एलिमेंट्री में कौन होता है, जो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके ऊपर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर करती है, ठीक है। उनकी एजुकेशन पे गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा वो करती है। वेर एज जब हम टर्शरी सेक्टर देखें, कॉलेजेस वगैरह देखें, वहाँ पे एक इंडिविजुअल के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ठीक है। वेयर एज इन टोटल टर्शरी सेक्टर के ऊपर वो जो कंट्रीब्यूशन है वो थोड़ा कम है। मेरी बात समझ पा रहे हो आप? एक एक जो छोटा बच्चा है उस पर गवर्नमेंट कम पैसा खर्च कर रही है, एक जो बड़ा बच्चा है उस पर गवर्नमेंट पैसा ज़्यादा खर्च कर रही है। वेयर एज जो एक छोटे सारे बच्चे हैं इनके ऊपर गवर्नमेंट बहुत सारा पैसा खर्च कर रही है, सारे बच्चों के ऊपर, ठीक है। वेयर एज जो टर्शरी सेक्टर के सारे बच्चे उस पर गवर्नमेंट कम खर्चा कर रही है। अब आप सोचोगे कि क्या मैथ है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे टर्शरी सेक्टर में बच्चे बहुत कम है, ये रीज़न है इसका, ठीक है। एज स्कूल एजुकेशन इज़ एक्सपैंडिंग इन इंडिया ऑल द लेवल, बस यही है कि भाई अब ऐसा नहीं करना चाहिए हमें कि टर्शरी का पैसा यहाँ डाल दो, एलिमेंट्री में डालो, एलिमेंट्री का पैसा यहाँ कर दो, और ऐसे ऐसे करके इक्वल कर दो। ये नहीं है सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या है? ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन को इक्वली डेवलप अब हमें करना चाहिए। ये चीज़ बहुत बेसिक है, ये इतना आएगा नहीं, और आगे में एक और बार ये रिपीट हो रहा है, मैं वहाँ पे और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। लेजिस्लेटिव मेजर, एक गवर्नमेंट ने एक लेजिस्लेटिव मेजर लिया था इन 2009। एक उन्होंने राइट टू एजुकेशन, इन्होंने एक लॉ बनाया था, राइट टू हेल्थ भी एक लॉ बनाया था। अब हम यहाँ पे पर्टिकुलरली राइट टू एजुकेशन की बात करेंगे। राइट टू एजुकेशन में क्या हुआ, जो 6 से 14 ईयर्स के बच्चे हैं, बाय इनैक्टिंग अब उनका एक राइट हो गया टू गो टू स्कूल्स एंड ऑल, ठीक है। और दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन गवर्नमेंट ने दी टू द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स, एंड दैट इट इज़ मेड द फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी स्टूडेंट, ठीक है। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी थी। ये पॉलिटिकल साइंस में घुस जाओगे ज़्यादा तो इसको मत करो याद। 2%, ठीक है। अब गवर्नमेंट को जब ये राइट टू एजुकेशन इम्प्लीमेंट करना था तो गवर्नमेंट ने क्या किया, हर कमोडिटीज़ पे गवर्नमेंट ने 2% एजुकेशन सेस चार्ज करना स्टार्ट कर दिया। अभी कहेंगे सेस क्या होता है? इट इज़ सम सॉर्ट ऑफ अ टैक्स, मतलब हर कमोडिटी के ऊपर 2% आपको एजुकेशन पे जाएगा, जो 2% होगा आपकी किसी प्रोडक्ट का। एंड आई एम रियली 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 सॉरी, क्योंकि मैंने बहुत बुरी हैंड राइटिंग में नोट्स बनाए हैं यहाँ पे, तो अब मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन करूँगा, प्लीज़ काइंडली टॉलरेट दिस। अब और हाँ, मैं आपको ये वाला टॉपिक है ना, मैं इस पूरे टॉपिक को यहाँ इन नोट्स के थ्रू एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे से मैंने बताया हुआ है। अगर ये आ गया ना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, ये आप सारे यहाँ के पॉइंट लिख सकते हो, क्योंकि बहुत ईजिली बताया, और यहाँ पे पैराग्राफ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो चुका था, इसलिए मैंने ये नोट्स बनाए, ठीक है। परसेंटेज ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब परसेंटेज ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ओके जाइए। हाँ, परसेंटेज ऑफ गवर्नमेंट टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जो गवर्नमेंट के पास पॉकेट मनी है ना, गवर्नमेंट आज तक सॉरी इंडिपेंडेंस जैसी देश आज़ाद हुआ था, जो गवर्नमेंट के पास पॉकेट मनी थी, जो गवर्नमेंट के हाथ में पैसा था, उसका गवर्नमेंट ने 7.9% इन्वेस्ट किया था एजुकेशन सेक्टर में। वेयर एज आज की डेट में गवर्नमेंट, शट अप प्लीज़, नहीं हो रहा, चलो कोई बात नहीं, हाँ ठीक है। आज की डेट में गवर्नमेंट क्या करती है? आज के टाइम पे गवर्नमेंट 15.7% एजुकेशन पे अपनी पॉकेट मनी, जो उसके हाथ में पैसा होता है, वो खर्च करती है। वेर एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी, हम जीडीपी का कितना परसेंट एजुकेशन पे खर्च करते हैं? इन आफ्टर इंडिपेंडेंस 0.64% गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पैसा खर्च करती थी ऑन एजुकेशन। जीडीपी की बात कर रहा हूँ मैं, परसेंटेज ऑफ जीडीपी, इट वॉज 0.64%। वेर एज
आज के टाइम पे जीडीपी का हम टोटल 4% एजुकेशन में खर्च करते हैं। एलिमेंट्री एजुकेशन के ऊपर खर्चा हम बहुत ज़्यादा है, वेराज टर्शरी एजुकेशन के ऊपर कम है। वेराज जो एलिमेंट्री एजुकेशन पर हेड, एलिमेंट्री एजुकेशन के स्टूडेंट पर हेड के ऊपर खर्चा कम है, और जो टर्शरी सेक्टर के में जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर पर हेड खर्चा ज़्यादा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे डिफरेंट एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़। ओके, डिफरेंट एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ इन डिफरेंट स्टेट्स। अब क्या है ना, जैसे हिमाचल एक स्टेट है, हिमाचल का हमारी बुक में एग्जांपल दिया है। हिमाचल हर साल एक बच्चे के ऊपर अबाउट 34,650 रुपीज़ खर्च करती है, वेराज बिहार हर साल एक बच्चे के ऊपर 4,000 रुपये खर्च करता है। ठीक है, एजुकेशन कमीशन, अपना कुछ कमेटी बिठाई गई थी हमारी गवर्नमेंट के द्वारा। अब आप पूछेंगे कमेटी क्या होती है, पॉलिटिकल साइंस का कॉन्सेप्ट है, आप बस रट दो यहाँ पे। ठीक है, अब एजुकेशन कमेटी गवर्नमेंट ने कब बिठाई थी, ये 1964 से 1966 के बीच में एक कमेटी बिठाई गई। उस कमेटी ने क्या कहा कि गवर्नमेंट को पूरी जीडीपी का 6% एजुकेशन के ऊपर खर्च करना चाहिए। वेयर एज आज की डेट में इवन इन 2020, आई डोंट नो प्रेजेंट डेट में क्या है, बट आज के टाइम पे राउंड अबाउट 4% एजुकेशन में खर्चा जाता है। तपस मंजूदार तपस मंजूदार कमेटी। अब आप पूछेंगे ये कहाँ पे है, ये यहाँ पे है तपस मंजूदार कमेटी। ठीक है, उसके बारे में मैंने यहाँ पे लिखा है। अकॉर्डिंग टू तपस मंजूदार कमेटी, ये कब बैठी थी, 1998 में ये कमेटी बनाई गई थी। उसका क्या काम था, इसका काम इसने क्या वो दिया हमें, रिजल्ट्स दिए क्या, इसकी रिपोर्ट की ऑब्जर्वेशन क्या थी कि हमें अगर हमारी कंट्री को 1.37 लाख करोड़ रुपीस 10 साल तक खर्च करने पड़ेंगे एजुकेशन में, अगर हमें 6 से 14 साल के बच्चों को राइट टू एजुकेशन देना है और उन्हें फुली एजुकेटेड और लिटरेट बनाना है उसके लिए। ठीक है, इन 2009 फाइनली 2009 में राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट बन जाता है हर बच्चे का। अब यहाँ पे बस वही बात बताइए, ये मैंने सारा जितना भी टॉपिक था ना, इवन दिस और दिस, अरे आई हेट दिस और ये पूरा पैराग्राफ, ये सारा मैंने इन नोट्स में कवर कर दिया है। ठीक है, यू कैन जस्ट राइट इट ऑन योर ओन। ठीक है, अब आप कहेंगे, अब यहाँ पे आएंगे, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये जो टेबल है इट इज़ नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट। अगर इस टेबल के ऊपर क्वेश्चन नहीं आने वाले, डेटा मत याद करो, मेरी सजेशन आपके लिए ये रहेगी। और दूसरी चीज़, अगर इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया ना, ये टेबल आपके पास गिवन होगा, आपको दिया होगा इंटरप्रेट द इन्फॉर्मेशन गिवन इन दिस टेबल। अब आपको बस यही लिखना है कि हर साल एक्सपेंडिचर ऑन द जनरल एक्सपेंडिचर ऑन द जनरल एजुकेशन हर साल प्राइमरी और मिडिल स्कूल्स के ऊपर इतना था पहले, फिर अब इतना हो गया, पहले इतना था फिर इतना हो गया इन सेकेंडरी और सीनियर में। ये मतलब ये डाटा दिया होगा, बस आपको वर्ड्स के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, ये आएगा क्वेश्चन, बाकी इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, इसको नहीं अभी छेड़ेंगे हम, अभी हम इसको करेंगे कंप्लीट। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्राइज टू रेगुलेट द एजुकेशन सेक्टर थ्रू द वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस। गवर्नमेंट ने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हैं जिसके थ्रू वो कंट्रोल करती है एजुकेशन सेक्टर को। वो क्या क्या है, फर्स्ट इज़ एनसीईआरटी। जो हमारी बुक्स है वो गवर्नमेंट ने छापी है, वो सरकार ने छापी है, वो कोई ऐसा नहीं, कोई पर्सनल प्राइवेट बंदा नहीं है जिसने छापी है, गवर्नमेंट की है। ठीक है, पहली बात एनसीईआरटी की फुल फॉर्म किया है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, इसका काम क्या होता है, डिज़ाइनिंग द टेक्स्ट मटीरियल फॉर द सीनियर एंड द सेकेंडरी लेवल। वही बात है, डिज़ाइनिंग द टेक्स्ट मटीरियल, टेक्स्ट बुक बनाना। ठीक है, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। अभी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन क्या है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका क्या काम है, फंडिंग अथॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटी एजुकेशन। ये सारा फंड करती है जो सारे एजुकेशन वगैरह होते हैं। जो ये CUET का एग्जाम है जिससे DU में जाता है, ये भी UGC ही कंडक्ट करता है। ठीक है, अब इसका एक और क्या काम है, रूल्स एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग द हायर एजुकेशन। अब ये रूल्स एंड रिगार्डिंग्स को मैंने हाईलाइट क्यों किया है, जो अगले 3 पॉइंट्स हैं उनका, उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस ही चल रहे हैं इसलिए। ठीक है, फिर आई बात AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। इट इन्फोर्सेस, इसका काम भी यही है, रूल्स एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग द टेक्निकल एंड द इंजीनियरिंग एजुकेशन इन आवर कंट्री। रूल्स एंड रेगुलेशन, बस बाकी आपने यही लिखना है, आपको यहाँ पे पता होगा, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग द टेक्निकल एजुकेशन, बस खत्म। ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। अब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का भी यही काम है, रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेटेड टू द एजुकेशन एंड रिसर्च इन द हेल्थ सेक्टर। ठीक है, अब हम बात करेंगे, इधर आएंगे हम। अब आप पूछेंगे ये क्या है, पहली बात ना, मैं आज तक इसको इग्नोर करता था, हमेशा से मैं इसको इग्नोर करता हूँ, बट जब मेरे को ये क्वेश्चन मिला इन NCERT, ठीक है, दैट इज़ व्हाट आर द इंडिकेटर्स ऑफ द एजुकेशनल अचीवमेंट इन आवर कंट्री, देन आई वाज शॉक्ड, भाई ये कहाँ से आ गया। द थिंग इज़, वो क्वेश्चन यहाँ से उठाया गया है जो हमारे TR जैन में इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है। एजुकेशनल अटेनमेंट इन इंडिया और एजुकेशनल अचीवमेंट इन इंडिया, ये एक ही चीज़ है। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके 3 इंडिकेटर्स है,
जो हमें एजुकेशन अटेनमेंट के बारे में बताते हैं, एजुकेशन अचीवमेंट्स के बारे में बताते हैं। उसके 3 इंडिकेटर्स है। पहला हमारे पास है अडल्ट लिटरेसी रेट, सेकंड इज़ प्राइमरी कंप्लीशन रेट, थर्ड इज़ यूथ लिटरेसी रेट। ये डाटा आप पूछोगे याद करना है, बिल्कुल भी नहीं करना। बस आपको ये 3 नाम याद करने हैं, अडल्ट लिटरेसी रेट, प्राइमरी कंप्लीशन रेट और यूथ लिटरेसी रेट। मैं इसके साथ आपको इसकी डेफिनेशन भी बता देता हूँ, ठीक है। अडल्ट लिटरेसी की क्या डेफिनेशन है? परसेंटेज ऑफ लिटरेट अडल्ट पॉपुलेशन इन अ कंट्री, बस, ठीक है। परसेंटेज ऑफ लिटरेट अडल्ट पॉपुलेशन, कितने परसेंट लोग एक कंट्री में अडल्ट, मतलब जो अडल्ट, कितने कितने अडल्ट हमारी कंट्री में ऐसे हैं जो लिटरेट है, जो पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये वो है। प्राइमरी कंप्लीशन रेट, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन कंप्लीटिंग देयर प्राइमरी एजुकेशन, कितने परसेंट बच्चों ने अपनी प्राइमरी एजुकेशन पूरी की है, ये उसके बारे में। अब है यूथ लिटरेसी रेट, इट इज़ द परसेंटेज ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ द एज ग्रुप 15 to 24, ये डेफिनेशन। अब आप पूछेंगे दिस इज़ इनफ, दिस इज़ इवन मोर देन इनफ। मैंने आपको सारा बता दिया, इसके ऊपर यही क्वेश्चन आएगा जिससे एनसीईआरटी में आया, अगर आया, बट चांसेस कम है। पर इसे प्लीज़ याद कर लेना, इग्नोर मत करना, क्योंकि एनसीईआरटी क्वेश्चंस में भी था, क्योंकि यूजुअली बच्चे इसको इग्नोर करके जाते हैं। आप सोच रहे होगे ये मैंने क्या छोड़ दिया। इन 1951 हमारे जो देश में सिर्फ 18.33% जो टोटल पॉपुलेशन थी वो पढ़ लिख सकती थी, जो लिटरेट थी। वेरएज आज के टाइम पे वो 74 है, 74%। 04 याद करना है करो, नहीं करना तो नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट, ठीक है। एजुकेशन स्टिल ए चैलेंजिंग प्रोपोजिशन, ओके। नियरली, अब देखो हमारी कंट्री में आज के टाइम पे 96.5% स्टूडेंट्स, चिल्ड्रन हैं जो आज के टाइम पे स्कूल जाते हैं। बट द थिंग इज़, द बेटर ट्रूथ इज़ द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। वही बात है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। बच्चे तो स्कूल जा रहे हैं, क्या स्कूल में उन्हें अच्छी एजुकेशन मिल रही है कि नहीं, क्या प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं, वही बात है। अभी जो ये किराया है, ये आपने देखा होगा अपनी जो क्लासमेट की न्यू नोटबुक्स होती है उसके पीछे ये लोगो बना होता है। ये क्या है? पहली बात, इट इज़ सम सॉर्ट ऑफ, यू कैन से, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में, ये कुछ ऐसे लोगों की ऑर्गेनाइजेशन टाइप है जो मतलब चाइल्ड के राइट्स के बारे में बात करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग, इनके अकॉर्डिंग बताऊँ क्या, एक रिपोर्ट तो क्या, इन्होंने एक कंक्लूजन निकाला था, एक सर्वे कंडक्ट किया था। उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ था कि उन्होंने बताया था कि कई सारे बच्चे हैं जिनको एडमिशन रिफ्यूज़ की जाती है स्कूल के द्वारा। स्कूल क्या बोलता है कि भाई हम इन बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। रीज़न बीइंग, इनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती, इनके पास बर्थ रजिस्ट्रेशन नहीं होता, बर्थ सर्टिफिकेट होता है इनके पास, वो नहीं होता, इनके पास प्रूफ ऑफ रेजिडेंस नहीं होता, मतलब इनके पास एक रेजिडेंशियल प्रूफ नहीं होता। इनको ये नहीं पता होता कि ये इंडिया के सिटीजन्स है कि नहीं, क्या ये इंडिया में पैदा हुए कि नहीं। ये मतलब CANRC टाइप थिंग है, ये CAA टाइप, ठीक है। मतलब CA के बारे में ना पहले जान लेना, जो मैंने बोला, ऐसे नहीं कि कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेट, हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा इलिटरेट पॉपुलेशन है, दैट इज़ अबाउट 36 करोड़। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस पॉइंट देखो, मैंने ऑर्डर चेंज किया हुआ है, इसके थ्रू चलोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड क्या है, लो रूरल एक्सेस लेवल। देखो आप ना सीक्वेंस को चेंज कर सकते हो जैसे आपको याद होता है, ठीक है। मैंने ये काफ़ी चेंज किया था, आप भी ये चेंज कर सकते हो, इट्स ऑल ऑन यू। आप कोई स्टोरी बना सकते हो जिसके थ्रू आप इसे याद करो, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेट, लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेट 36 करोड़ है हमारी कंट्री में। सेकंड इज़ द लो रूरल एक्सेस लेवल। देखो रूरल एरियाज़ में, गांव वाले एरियाज़ में एजुकेशन का एक्सेस उतना अच्छा नहीं है, उतना अच्छी एजुकेशन, उतने अच्छे स्कूल्स नहीं है, उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और कई जगह तो ऐसी जहाँ पे स्कूल्स ही नहीं है, तो मतलब एक्सेस तो बहुत कम ही होगा उसका एजुकेशन का, लो पुअर पॉपुलेशन के लिए और रूरल पॉपुलेशन के लिए, ठीक है। जेंडर बायस, इट इज स्टिल अ सिग्निफिकेंट जेंडर बायस इन ऑफरिंग द अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एजुकेशन टू द मेल एंड फीमेल चिल्ड्रन। अब देखो जेंडर वाइज बहुत है, रूरल एरियाज़ में फीमेल को आज के टाइम पे भी एजुकेशन मुश्किल से मिलती है। वेराज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे जो योजनाएं बनाई गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, ये इसलिए बनाई गई थी टू बूस्ट द फीमेल पार्टिसिपेशन इन द एजुकेशन, इन एजुकेशन, ठीक है। ताकि माँ बाप अपने जो बेटियाँ हैं उन्हें स्कूल्स में भेजें, स्पेशली इन रूरल एरियाज़, ठीक है। ओके वही बात, एनरोलमेंट रिलेटिवली लो फॉर द फीमेल कैंडिडेट्स, ये वही है, जेंडर बायस है, ठीक है। उसके बाद जाएंगे अब हम फोर्थ पॉइंट, दैट इज़ प्राइवेटाइजेशन। अब देखो प्राइवेट जो स्कूल का ट्रेंड है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। मैं आपको कह रहा हूँ कि 90% बच्चे जो मेरी वीडियो देख रहे होंगे वो प्राइवेट सेक्टर से ही होंगे। बीइंग वेरी एक्सपेंसिव, और प्राइवेट जो एजुकेशन होती है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई होती है। कई लोग बोलेंगे नहीं होती है, भाई देखो ऐसा है, गवर्नमेंट 100 रुपये में आपको एजुकेशन दे रही है पूरी साल की, और आप लोग, वेट सॉरी एक्सक्यूज मी, तो जो आप लोग हो, आप लोग तो करीब पता नहीं हज़ारों में पे कर रहे हो, तो जस्ट कंपेयर करो तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव इस लेवल से है, ठीक है। फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट इज इनएडिक्वेट वोकेशनलाइजेशन। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है, आप में से कितने बच्चों को अभी तक स्कूल में ये पढ़ाया गया, कुछ एक्स्ट्रा वोकेशनल ट्रेनिंग दी गई? वोकेशनल ट्रेनिंग क्या होती है,
एक्स्ट्रा कोई बेकिंग स्किल्स, मतलब केक बनाना सिखाया गया, बेकिंग स्किल्स मतलब कैसे बेक करते चीज़ों को, ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये स्किल्स, ताकि आपको, जैसे अमेरिका में आपने देखा होगा ना, बच्चे 14-15 साल के बच्चे मैकडोनल्ड्स में काम करने लग जाते हैं, ये मजबूरी नहीं होती उनकी, ये काइंड ऑफ एक ट्रेंड है वहाँ पे कि भाई काम करना होता है, बच्चों को अपना खुद अर्न करना होता है, काइंड ऑफ एक उनके पास वोकेशनल ट्रेनिंग होती है ऑलरेडी, स्कूल भी प्रमोट करते हैं इन चीज़ों को, कुकिंग एंड ऑल एक्स्ट्रा चीज़ें। वेरएज इंडिया में ये चीज़ बिल्कुल भी प्रमोट नहीं की जाती, इंडिया में स्किल की जगह डिग्री पे ज़्यादा फोकस होता है, वही चीज़ है डिग्री ओरिएंटेड, वही चीज़ यहाँ पे लिखी, डिग्री ओरिएंटेड, throwing the millions of educated youth down to the corridor of employment exchange, मतलब ये याद रखो, आर एजुकेशन इज डिग्री ओरिएंटेड, बस इतना याद कर लो तो मोर देन इनफ। लो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, आज के टाइम गवर्नमेंट सिर्फ 4-5% खर्च कर रहा है अपनी एजुकेशन में, रैदर दैन 1964 to 66 की रिपोर्ट थी आई थिंक, वो जो टाइम पीरियड में जो रिपोर्ट आई थी एजुकेशन से रिलेटेड, उसके अकॉर्डिंग 6% करना चाहिए, तो पर आज तक इवन इन 2024 अबाउट 4 to 5% के आसपास ही जीडीपी का कंट्रीब्यूशन हमारी एजुकेशन में 4 to 5% ही झूल रहा है एजुकेशन, टुवर्ड्स द एजुकेशन कंट्रीब्यूशन, जीडीपी का शेयर, ठीक है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द एंटायर चैप्टर, तो हम अगला चैप्टर करेंगे, आई थिंक दैट इज़ गोइंग टू बी रूरल डेवलपमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, इफ़ यू लाइक द वीडियो मेक श्योर टू लाइक,